Bismillah. Good morning, all of you. Yes, we have been reading history from theme second. Now, in furtherance of the chapter, we have covered 31, 32 page. The significance of urbanism, मतलब शहर की इम्पोर्टेंस, सिटी की इम्पोर्टेंस, सिटी और टाउन की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था उस वक्त में, एक सिटी को सिटी होने के लिए, सिटी को सिटी कहलाने के लिए उसमें क्या चीजें कंपलसरी है। नंबर 1 है ट्रेड, व्यापार, अच्छा बिजनेस, वहां पर मंडियां हो, बिजनेस से रिलेटेड यूनियंस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको हम सिटी के दायरे में लेंगे। नंबर 2 आता है मैन्युफैक्चर, जहां पर फैक्ट्रीज हो, जहां पर इंडस्ट्रीज हो, उसको हम सिटी कहेंगे। जहां पर डेवलपमेंट देखा जाए, जहां पर काफी ज्यादा उन्नति हो, काफी ज्यादा हेक्टिक लाइफ हो। और थर्ड है आपका सर्विसेज, जहां पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर लोग जॉब करते हो, जैसे बैंक सर्विस है, एजुकेशन सिस्टम है। ये तो 3 चीजें क्या हुई, 3 फैक्टर्स क्या हुए। नंबर 1 हुआ आपका ट्रेड, नंबर 2 हुआ मैन्युफैक्चर, नंबर 3 हुआ सर्विसेज। तो इसको हम, ये चीजें जहां पर ज्यादा होंगी, सफिशियंट होंगी, उसको हम सिटी कहते हैं। आज भी हम उसी को सिटी कहते हैं, जहां पर हर तरह की सुविधा, जहां पर हर तरह की एम्यूनिटी हमको प्रोवाइड हो, अवेलेबल हो। जहां इससे कम होती है उसको हम टाउन कहते हैं, जहां और कम होती है, जहां पर सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, उसको हम कहते हैं रूरल, उससे हम कहते हैं देहात, उससे हम कहते हैं ग्रामीण एरिया। तो ये हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने चीजें क्या क्या सीखी थी। एक्सचेंज ऑफ सेक्टर्स, सिटी ट्रेड। सेकंड में एक्सचेंज ऑफ आइटम, कुछ चीजों का आदान प्रदान, ये हमने देखा था पेज नंबर 32 में। मोर एंड मोरिज, जब चीजों का आदान, जो चीज मेरे पास नहीं थी मैंने उसको बाहर से इंपोर्ट करी, इंपोर्ट करके मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया, ठीक है, और प्रोग्रेस की। एक्सचेंज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट रहा, ये हमने ये पढ़ा था 32 पेज के अंदर। इसमें आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 33। पेज नंबर 33, इसमें हम जानेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटी, किस तरह से अलग अलग स्थानों से, डिफरेंट साइड से सिटी के अंदर सामान का आना, गुड्स का पहुंचना। अब क्या क्या मीन्स थे, क्या क्या जरिए थे सिटी तक सामान को लाने के। नंबर 1, एक बहुत ही पुराना मोड जो आप भी जानते हैं, वो है वाटरवेज, वो है जल मार्ग। दूसरा है पैक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो सामान ढोते हैं। तो अब इन दोनों में ये देखा गया कि कौन सा ज्यादा सस्ता है या चीपर है। तो ये देखा गया कि इसमें जो वाटरवेज है वो ज्यादा चीप है, ज्यादा सस्ते हैं, क्योंकि जहाज को या नाव को चलाने के लिए उस समय हजारों साल पहले किसी भी तरह का फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता था। फिर कैसे चलती थी वो, विद द गस्ट ऑफ विंड, विद द प्रेशर ऑफ विंड, हवा के वेग से चला करती थी, ठीक है। और जानवरों से, जैसे बैल हैं, इनके पीठ पे लाद कर जो सामान इधर से उधर हुआ करता था, इस पर ज्यादा खर्चा आता था। क्यों, उनको खिलाना पड़ता था, उनको आराम देना पड़ता था। तो इसलिए वाटरवेज ज्यादा पॉपुलर हो गए और दूर दूर तक ये पॉपुलर हो गए और इनके थ्रू बिजनेस हुआ करता था। वाटरवेज के लिए एक रिवर है वहां पर जिसका नाम है, 2 रिवर है लेकिन एक रिवर जो बहुत पॉपुलर रही उसका नाम है यूफ्रेट। ये वर्ल्ड रूट कहलाता है, वर्ल्ड रूट कहलाता था उस जमाने में, मेसोपोटामिया के टाइम के, हजारों साल पहले की बात है जो बता रहा है आपको। 3200 बीसी, नॉट है नहीं, नॉट आफ्टर बीसी बट बिफोर बीसी, तब की बात बता रहा है। तो मैं कुछ यहाँ पर रीड कर देता हूँ, मैंने कुछ बातें आपको समझा दी हैं और इनको आप और अच्छे से समझ लें। ये मेसोपोटामिया, रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया में जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे खाने पीने के, वो तो सफिशियंट थे। खाने पीना तो खूब था, यहाँ पर अच्छी खेती होती थी। नॉर्थ ईस्ट में आपने पढ़ा डेयरी प्रोडक्ट था नॉर्थ मेसोपोटामिया में। साउथ में शानदार खेती होती थी, दोनों नदियां बहती थी और बेहतरीन मिट्टी, सिल्ट वहां बिछाती थी और शानदार खेती होती थी, तो इसकी तो कमी नहीं थी। लेकिन वहां पर शॉर्टेज किसकी थी, वहां शॉर्टेज थी मिनरल रिसोर्सेज के। मिनरल जिसे हम कहते हैं खनिज, जैसे सोना है, जैसे टिन है, जैसे कॉपर है ना, ये बॉक्साइट है,
इन चीजों की वहां शॉर्टेज थी। तो इन चीजों का मेकअप वो कैसे करता था? पड़ोस के देशों से, पास के जो कंट्री थे, जो गल्फ थे, ईरान था, ईरान है, गल्फ है, टर्की है, यहां से वो इन चीजों को एक्सपोर्ट करता था अपने अपने सिटी के लिए, अपनी फैक्ट्रीज के लिए, अपने काम को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। उनमें क्या क्या चीजें थी जिसको ये मंगवाता था? वो था वुड, आप देख रहे थे, वो था लकड़ी, लकड़ी नहीं थी इनके पास, कॉपर था, टिन था, सिल्वर है, गोल्ड है, शेल चिप्पियां हैं, और एग्रीकल्चर जी शेल है, एंड वेरियस, और कई तरह के स्टोन, पत्थर ये बाहर से मंगवाते थे, जिनसे ये अपनी फैक्ट्रियों में कई औजार या टूल्स बनाकर उनको काम में लिया करते थे। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करता था। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके थ्रू हुआ करता था? इन कंट्रीज की सोशल यूनियन के थ्रू, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके थ्रू ये हुआ करता था। क्यों? हिसाब किताब, पूरा अकाउंटेंसी इनके हाथ में था, है नहीं, राजा से परमिशन लेना इनके लिए। तो ये फर्स्ट पैरा पढ़ रहा हूं मैं, फर्स्ट पैरा का लास्ट में। तो हाँ, इसके बाद एक्सचेंज रेगुलेशन। तो ये रेगुलर एक्सचेंजेस, रोजाना का आदान प्रदान कब पॉसिबल था? जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहा करती थी, है नहीं, तब ये पॉसिबल। इसके बाद सेकंड पैरा आता है, हाउ एवर क्राफ्ट ट्रेड, सर्विसेज, ट्रेड, क्राफ्ट, ये सब चीजें सिटी के अंदर उस वक्त बनाई जाती थी, लेकिन इनके अलावा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, है नहीं। डेवलपमेंट के लिए, सिटी को डेवलप करने के लिए एफिशिएंट, एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन, एक यातायात आवश्यक था, इसकी भी आवश्यकता पड़ रही थी। इफ इट टेक्स टू मच टाइम और मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन, क्योंकि सामान को इधर से उधर ढोने के अंदर काफी ज्यादा पैसा खर्च होता था, और जानवरों पर अगर लाद कर इधर उधर सामान जाता था, उसको फीड करना होता था जानवर को, तो मुनाफा कम होता था। ये आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए इन्होंने वाटरवेज, जल मार्गों का इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने शिप, उस जमाने की शिप, हाथ के बने हुए, लकड़ी के बने हुए, जो लकड़ी बाहर से आया करती थी, यहाँ पर लकड़ी अच्छी से नहीं मिलती थी, बोट्स बनाते थे लकड़ी से, उस सॉफ्ट वुड से, लकड़ी से बनाते थे, और ये इनका इस्तेमाल करते थे इधर से उधर जहाजों को पहुंचाने में, माल को ट्रांसपोर्ट करने में। इसके बाद चीपेस्ट मोड ऑफ, ये मैंने पढ़ाई थी, सबसे सस्ता जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो वाटर था, पानी था, ठीक है, जहां पर हवा के प्रेशर से नाव या जहाज, छोटे मोटे बड़ी कश्तियां चला करती थी, जिससे इनका कारोबार चलता था। और कौन सी नदी थी जो बहुत पॉपुलर थी? यूफ्रेट्स रिवर। और उसके पास एक सिटी है, उसका नाम है मैरी सिटी, जिसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। मैरी, ये कितना, ये सेंटर था क्योंकि रिवर के पास था। जैसे आपके इंडिया के अंदर बॉम्बे है, ये हार्बर है, सूरत है, ये हार्बर है, कलकत्ता है, ये बंदरगाह है, हार्बर है, पोर्ट सिटी है, यहाँ से बिजनेस होता है, बिजनेस एक्टिविटीज जारी रहती हैं। इस तरह से मेरी सिटी था। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब देखिए, जब ये कारोबार, जब ये सिटी के अंदर इस तरह कारोबार डेवलप होने लगा, इस तरह का लेन देन चलने लगा, अदर कंट्रीज से लेन देन या ट्रांजेक्शन चलने लगा, ठीक है, तो किसकी आवश्यकता पड़ी? राइटिंग की, यानी टू कीप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कर रखा जाए, ठीक है, ये हम इसमें जानेंगे। और किस तरह की राइटिंग, अब राइटिंग डेवलप होती है, तो मेसोपोटामिया सिटी में राइटिंग डेवलप हुई। इसमें आता है यूज एनिमल्स, ये अपन पढ़ चुके हैं। लास्ट में राइटिंग शेप्ड जनरली लाइक दिस, इस तरह का शेप हुआ करता था। मेसोपोटामिया पीपल जो थे वो लिखा करते थे सुमेरियन लैंग्वेज, सुमेरियन, और उनकी जनरली उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो था पिक्टोग्राफिक। क्या था? पिक्टोग्राफिक, मतलब चित्र बनाया करते थे। वो चित्र के थ्रू वही उनके लेटर हुआ करते थे, और वही उसी से वो अपनी बात सामने वाले तक कन्वे कर दिया करते। जैसे उन्होंने बैल का, इसमें बहुत सारे आपको ये पिक दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा। ये इस तरह की चीजें मिली हैं टैबलेट्स के ऊपर, जब खोदा गया तो इस तरह के साइंस चिन्ह मिले हैं, और ये चिन्ह उस वक्त के जानवरों से मिलते जुलते हैं। ये एक तरह के पिक्टोग्राफ कहलाते हैं, पिक्टोग्राफ, ये राइटिंग भी थी, और आमतौर से वो इस तरह का शेप बनाया, इसे इस शेप को कहते हैं क्यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म। यह हेज फॉर्म भी कहलाती है, हेज, वेज, WEDG, वेज स्टाइल भी कहते हैं इसको, इस राइटिंग को, और क्यूनिफॉर्म स्टाइल भी कहते हैं। दो में से कुछ भी आप कह सकते हैं, क्यूनिफॉर्म ज्यादा पॉपुलर है, कर ले। इसके बाद ये डिफरेंट शेप मिले। फिर आता है कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है
5000, हाँ। मेसोपोटामिया सेकंड पैरा में, मेसोपोटामियन कल्चर में जब इनको खोदा गया तो वहां से कितनी, करीब 5000 लिस्ट निकली, किसकी, सूचियां निकली, ऑप्शंस की, जानवरों की, बैलों की निकली, फिश की निकली, मछली की निकली, ब्रेड, रोटी, चूल्हा, उस वक्त में जो भी एक्टिविटीज हुआ करती थी घर में, घर से बाहर, वो बने हुए टैबलेट्स पर बने हुए निकले। तो जब उन्हें काउंट किया गया तो 5000 के आसपास थे। And a list of goods that were brought into the distributed from the temples of Europe, यूरक टेम्पल। यूरक टेम्पल उस वक्त में टेम्पल जो होते थे वो सेंटर होते थे हर एक्टिविटी के, हर एक्टिविटी मंदिर के आसपास और मंदिर में हुआ करती थी, पूजा पाठ के अलावा बहुत सारे काम। या ये एक तरह से मंदिर मंडी भी होते थे, एक साइड के अंदर में बड़े बड़े हॉल बने होते थे और उस वहां से सामान इकट्ठा करते थे वो लोग, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते थे पब्लिक को। तो ये सेंटर थे डिफरेंट एक्टिविटीज के। टेम्पल्स भी, यूरक, यूरक एक पॉपुलर सिटी है उस जमाने का, यूरक नाम से, और डेवलप सिटी है उस वक्त का, जहां पर ये चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ यूरक, ए सिटी इन द साउथ, साउथ में है ये, मेसोपोटामिया के साउथ में, साउथ इराक में ये सिटी यूरक नाम का जो उस वक्त में डेवलप था, और यहाँ से सामान डिस्ट्रीब्यूट होता था। इस तरह की मंडी थी, ये मंदिर भी, सभी कुछ था यहाँ पर। रीड टू कीप रिकॉर्ड। अब इन सब कामों के लिए, जैसे मैंने कहा आपको, इनके लिए रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ी, तो फिर इस तरह के साइंस बना के लोग अपने अकॉर्डिंग उस जमाने में जो भी तरीका था वो लोग लिखते थे। इस तरह से राइटिंग डेवलप हुई, वहां पर राइटिंग स्टार्ट होती है वहां पर। वैसे बिकॉज इन द सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन अगर एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि लेन देन अलग अलग टाइम में हुआ करता था, उस लेन देन को लिखा जाता था, और लिखे जाने के लिए नेक्स्ट पैरा है, लिखे जाने के लिए राइटिंग की आवश्यकता पड़ी, और राइटिंग के लिए इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, टैबलेट्स का। टैबलेट वो नहीं है जो आज आप कंप्यूटर जैसा या मोबाइल जैसा टैबलेट होता है, ये होते थे पत्थर की बैग्ड स्लेट, पत्थर का अपने अकॉर्डिंग फीजेबल एक अच्छा एस्पेक्ट लेकर उन्होंने उसको चौकोर बनाते थे, ताकि उसको हाथ में लेकर ये लोग इधर से उधर आ जा सके। इस तरह का शेप दिया करते थे मिट्टी को, है ना, और मिट्टी को सेकते थे ये धूप के अंदर या आग में, ठीक है। जब वो आधी पक जाती थी, आधी वो बैग्ड हो जाया करती थी, फिर उस पर वो जो होता था ना, एक तरह से हार्ड कुछ चीज होती थी, उससे उसके ऊपर वो लिखा करते थे। फिर वो सूख जाया करती थी, सूखने के बाद फिर उस पर दोबारा आप नहीं लिख सकते थे। इस तरह से आधी सूखी आधी गीली, वेट, उस पर ये लिखा करते थे। फिर सूखने के बाद इस तरह से बहुत सारे हजारों टैबलेट वहां पर डिस्कवर हुए हैं, हजारों लाखों टैबलेट, जिस पर डिफरेंट बातें उस पर लिखी मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामिया में। इस तरह से वो लिखा करते थे ये राइटिंग, और ये टैबलेट्स हैं, ये मिले हैं वहां पर। इनको आप ध्यान से देखें किस तरह की राइटिंग क्या है, ये लिखा हुआ है। तो ये आप देखते हैं टैबलेट्स ऑफ क्ले, मिट्टी का क्ले जिसे हम कहते हैं, टैबलेट्स हुआ करते थे। केयरफुली स्मूथन, इनको तरीका बताया, इनको साफ करते थे। जैसे हम मिट्टी, कुम्हार जो होता है मिट्टी का घड़ा बनाता है, किस तरह उसको साफ करता है, चिकना करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे ही इसको साफ करके उस पर लिखने के लायक इसको बनाया करते थे। इसके बाद विद द शार्प ये हो गया, फिर से वो लिखा करते थे, ठीक है। ये लगभग ये जो पैरा ये पूरा हो चुका है, और इसके बाद आता है नेक्स्ट पैरा, पेज नंबर 34 चल रहा है, और ये पैरा है इसमें। इस पैरा को देखें आप, ये कह रहा है 26,000 BC, 26,000 साल पहले BC, या इसी के आसपास या इसी के अराउंड, द लेटर्स बिकेम क्यूनिफॉर्म, जो लेटर्स धीरे धीरे डेवलप होकर इंप्रूव होकर किसमें आ गए, क्यूनिफॉर्म में आ गए, मतलब कौन शेप, इस तरह का शेप, ये जो आप देख रहे हैं ये शेप इस तरह का देखा गया उसमें, इस तरह की यूनिफॉर्म, जैसे मैंने बताया था आपको, वेज स्टाइल या यूनिफॉर्म स्टाइल में लिखा जाने लगा। एंड द लैंग्वेज वह, और जो लैंग्वेज क्या थी उस जमाने में, सुमेरियन, पहली अर्लीस्ट लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की, सुमेरियन, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। और सुमेरियन के बाद एकेडियंस आ गए, तो एकेडियन लैंग्वेज थी वह प्रीवेलेंट हो गई, ये सब भी हो गई, इस तरह से चला। राइटिंग वाज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर द कीपिंग, अब राइटिंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ही नहीं हुआ, बल्कि उस वक्त जो भी एक्टिविटीज थी वो भी इस राइटिंग के थ्रू होने लगी, नंबर 1। बट ऑल्सो मेकिंग डिक्शनरीज, डिक्शनरीज को बनाने के लिए भी, डिक्शनरीज को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए भी राइटिंग का इस्तेमाल, सुमेरियन राइटिंग का इस्तेमाल होने लगा, नंबर 1। नंबर 2 है
इसके बाद कहता है गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड रिफॉर्म, लैंड ट्रांसफर, मेरी जमीन आपको ट्रांसफर हुई, आपकी जमीन किसी और को ट्रांसफर हुई, उसका रिकॉर्ड बीच में लिखा जाने लगा, लीगल वैलिडिटी, जिसकी जमीन है नहीं, जिसके बाद वो रिकॉर्ड भी होता था। इसके बाद आता है लैंड ट्रांसफर, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स, राजा उस वक्त का राजा जो भी काम करता था उसका बखान, उसका मेंशन इन टैबलेट्स पर किया जाता था, इसके लिए भी काम हुआ करता था इन टैबलेट्स का। एंड अनाउंसिंग द चेंजेस ए किंग, और राजा जो भी परिवर्तन करता था अपने कामकाज में, अपनी पॉलिसीज के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर, वो भी इन टैबलेट्स पर लिखा जाता था और पब्लिक उसको पब्लिसाइज किया जाता था। ठीक है, नॉन एज लैंग्वेज मतलब, और यही सुमेरियन, इसी को हम कहते हैं सुमेरियन लैंग्वेज। ये सबसे पुरानी लैंग्वेज थी, इसमें टैबलेट्स लिखे गए और यूनिफॉर्म स्टाइल को अपनाया गया। इसके बाद कहता है कि बाद ग्रेजुअली रिप्लेस, इसके बाद सुमेरियन के बाद एक लैंग्वेज दूसरी आई, दूसरी कम्युनिटी आ गई, उसका नाम क्या था, एकेडियन। तो उस वक्त जो एकेडियन थे वो भी सुमेरियन को लिखने पर मजबूर हो गए, क्योंकि यही लैंग्वेज उस में प्रिवेलेंट थी, पॉपुलर थी। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इन एकेडियन ने अपने भी कुछ जो साइंस थे, जो कुछ चिन्ह थे राइटिंग के, जो वो लिखते थे, वो इसमें ऐड कर दी है, और इस तरह से ये राइटिंग डेवलप होती गई, ग्रेजुअली रिप्लेस आफ्टर द 24,000 BC by the Akkadian language. Uniform writing in the Akkadian language continued, ये कब तक चलती रही है, Akkadian language until the first century, पहली सेंचुरी तक, हजारों साल तक ये Akkadian language कंटिन्यू रही, इसमें लिखा जाने लगा, सारे कामकाज इसी में हुआ करते थे। सुमेरियन कब भी हो गई करीब। अब सिस्टम ऑफ राइटिंग, अब राइटिंग का सिस्टम क्या था ये आपको बता रहे, सॉरी, बस हम इसको यहीं तक ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे द सिस्टम ऑफ राइटिंग। इसको पहले आप कवर क्या है इसको पढ़ना, सिस्टम ऑफ राइटिंग, उसके बाद नेक्स्ट है लिगेसी, उसके बाद है यूज ऑफ राइटिंग, राइटिंग का इस्तेमाल अभी यहाँ चुका है, कुछ और यूज बताएगा आपको आगे इसके अंदर। इसको आप ऑलरेडी पढ़ लें प्लीज, इससे आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए और आपको ये रट जाए इसकी पूरी। थैंक यू सो मच।